हाय गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वामिका कॉमर्स एकेडमी। आज आपका नया चैप्टर या नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर का नाम रहेगा अकाउंटिंग कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस, यानी लेखांकन अवधारणाएं, सिद्धांत और मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली बात करेंगे कि लेखांकन के सिद्धांतों के क्या क्या रूल्स होते हैं, अवधारणाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, लेखांकन परंपराएं कितने प्रकार की होती है और लेखांकन मान्यताएं कौन कौन सी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर आपके एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, लेखांकन सिद्धांतों के जो नियम होते हैं वो नियम 3 सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। फर्स्ट होता है संबद्धता यानी रिलेवेंस, सेकंड होता है वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी, और लास्ट होता है आपका व्यवहारिकता यानी फिजिबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गए लेखांकन सिद्धांतों के नियम। अब अवधारणाओं की या कंसेप्ट की बात करें तो आपके कन्वेंशन की बात करें तो 10 प्रकार की अवधारणाएं होती है, यानी कंसेप्ट 10 प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है आपका प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा, यानी जो भी अवधारणाएं हैं उनको जैसे आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल से चर्चा करेंगे। फर्स्ट होती है आपकी प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा यानी सेपरेट एंटिटी सिस्टम, सेकंड होती है मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, थर्ड होती है निरंतरता, फोर्थ होती है द्विपक्षीय अवधारणा, पांचवी होती है लागत अवधारणा, छठी होती है वसूली आगम, 7 नंबर की होती है आय व व्यय के मिलान की अवधारणा, 8 नंबर की होती है उपार्जन अवधारणा, और 9 नंबर की होती है लेखा अवधि अवधारणा, और आपकी लास्ट वन फाइनल होती है 10 नंबर की चिट्टा समीकरण यानी बैलेंस शीट कंसेप्ट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अवधारणा कंसेप्ट। फिर बात करें लेखांकन परंपराओं की, तो लेखांकन परंपराएं आपकी 5 टाइप्स की होती है, यानी 5 टाइप्स की होती है, जिनमें फर्स्ट होती है आपकी पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा यानी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, फिर होती है महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा, फिर होती है अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता, कानून के पालन की परंपरा, और लास्ट होती है आपकी एकरूपता की परंपरा। यानी अवधारणाओं की बात कर चुके हैं, परंपराओं की बात कर चुके हैं, और लास्ट में बात करेंगे लेखांकन मान्यताओं की। यानी लेखांकन मान्यताएं भी साथियों आपकी 3 प्रकार की होती है, यानी एक तो होती है व्यवसाय की निरंतरता, एक होती है संगति या एकरूपता संबंधी मान्यताएं, और एक होती है आपकी लास्ट की उपार्जन अवधारणा। यानी 3 प्रकार की मान्यताएं होती है, और परंपराएं 5 प्रकार की होती है, जबकि अवधारणाएं यानी कंसेप्ट आपका 10 प्रकार का होता है। और जो लेखांकन सिद्धांतों के नियम होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, समझता, वस्तुपरकता और व्यवहारिकता, यानी रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ठीक है, अब इनको वन बाय वन एमसीक्यूज के माध्यम से सोल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज को देखते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, मैचिंग, डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, अभी बात की थी कि जो आपके लेखांकन कंसेप्ट होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ पे गोइंग कंसर्न रहेगा, एक्रूअल रहेगा, मैचिंग रहेगा, जबकि डिमांड एंड सप्लाई है वो लेखांकन सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी संरक्षण के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो संरक्षण के सिद्धांत होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका रियलाइजेशन प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल। यानी जो संरक्षण का सिद्धांत होता है वो एक तरीके से प्रूडेंस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, यानी रूढ़िवादिता के नाम से। नेक्स्ट बात करें, विच अजम्पशन एज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू फोरसेबल फ्यूचर, यानी कौन सा अनुमान मानता है कि व्यवसाय भविष्य में जारी रहेगा। देखिए, अब इसमें जो आपकी अवधारणाएं हैं वो 10 प्रकार की होती है, कंसेप्ट। तो इसमें फर्स्ट बात कर लेते हैं, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करेंगे। यानी प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा ये कहती है कि व्यापार तथा जो व्यापार का मालिक होता है उसका अस्तित्व अलग अलग होता है। यानी जो व्यापारी होता है, अगर वो निजी संपत्तियों के रिगार्डिंग कोई भी कार्य करता है व्यापार के अलावा, तो उसका लेखा व्यापार की संपत्तियों के लेखों में नहीं किया जाता है। यानी व्यापार तथा व्यापारी का जो भी अस्तित्व होता है वो एक तरह से पृथक होता है, यानी उसकी जो निजी संपत्तियां होती है उसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी सेपरेट एंटिटी सिस्टम। फिर बात करें मुद्रा माप संबंधी अवधारणा की, तो मुद्रा माप संबंधी अवधारणा का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन मुद्रा में माप उनका किया जा सके, जैसे भारतीय मुद्रा रुपया है, तो अगर उनका माप मुद्रा में किया जा सके वो ही मुद्रा माप संबंधी अवधारणा होती है। निरंतरता की बात करें तो निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी एक व्यापार निश्चित रूप से चलता रहेगा जब तक उसमें कोई इलीगल तरीके से कोई व्यवधान नहीं आए या व्यापार समाप्त नहीं हो, तो उसकी जो भी वैलिडिटी होगी या उसकी जो अवधि होगी वो एक तरीके से निरंतर रूप से चलती रहेगी। नेक्स्ट बात करें द्विपक्षीय अवधारणा की, तो द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब है ड्यूल आस्पेक्ट सिस्टम, यानी व्यापार में जो भी लेखांकन कार्य किए जाएंगे वो दोहरा लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, एंड डेबिट या क्रेडिट नियमानुसार किए जाएंगे, यानी असेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। लागत अवधारणा की बात करें तो कॉस्ट कंसेप्ट की बात करें तो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी वह कॉस्ट जिस पर किसी संपत्ति को खरीदा गया है उसके पश्चात में उसको गोदाम स्थल तक लाने
का खर्चा प्लस उसको इंस्टॉलेशन के जो भी चार्जेज है मशीनरी के, वो एक तरीके से लागत अवधारणा में इंक्लूड किए जाते हैं। वसूली या आगम की अवधारणा की बात करें तो कोई भी व्यापार में कोई ट्रांजैक्शन होता है, अगर कोई वस्तु को बेच दी जाती है तो एक तरीके से वो वसूली आगम अवधारणा मानी जाती है, चाहे वो पैसा बाद में प्राप्त हो चाहे करंट में प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आय व व्यय के मिलान की अवधारणा की बात करें तो आय व व्यय के मिलान की अवधारणा का मतलब यह है कि जो वित्तीय वर्ष होता है उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित आय और व्यय का मिलान होना चाहिए। यानी जो भी आपका वित्तीय वर्ष है उसी वित्तीय वर्ष के संबंधित ही आय होनी चाहिए और उसी वित्तीय वर्ष के रिगार्डिंग ही आपका व्यय होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें उपार्जन अवधारणा, तो उपार्जन अवधारणा होती है वो एक तरीके से जो भी अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है, उपार्जन यानी एक्रूअल मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है। जो भी व्यापार में कोई भी घटना होती है, घटना होने के पश्चात में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, वो उपार्जन अवधारणा कहलाती है। नेक्स्ट बात करें लेखा अवधि अवधारणा, तो सामान्यतः लेखा अवधि की अवधारणा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है, जो सामान्यतः 12 महीने की होती है। चिट्ठा समीकरण की अवधारणा की बात करें तो चिट्ठा समीकरण की अवधारणा एक तरीके से बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट में एक व्यापार की आर्थिक स्थिति को एक निश्चित तिथि को जानने हेतु बैलेंस शीट तैयार की जाती है, जिसमें लायबिलिटी साइड होती है प्लस कैपिटल होती है और असेट साइड होती है, यानी दो पक्ष होते हैं, यानी लायबिलिटी साइड प्लस असेट साइड, यानी इन दोनों का योग हमेशा बराबर आना चाहिए चिट्ठा समीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो होगी आपकी अवधारणाएं कंसेप्ट की बात। अब लेखांकन परंपराओं की बात करें, कन्वेंशन की बात करें तो 5 प्रकार की होती है। एक तो होती है फुल प्रकटीकरण की परंपरा यानी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। यानी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा का मतलब यह है कि व्यापार में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको पूर्ण रूप से प्रकटीकरण होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट में अगर नीचे कोई फुट नोट के रूप में किसी कंटीजेंट लायबिलिटीज को दिखाना हो या और भी कोई कारण हो तो उनको एक तरीके से पूर्ण रूप से दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा की बात करें तो व्यापार में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उनका ही लेखांकन किया जाना चाहिए। जैसे मान के चलो बड़ा व्यापार है, जैसे एक बड़ा कोई कंपनी है किसी तरीके से मान लो, तो कोई मोटोकॉर्प कंपनी है उदाहरण के तौर पर, अगर उसके लिए एक छोटी छोटी चीज़ों को देखें, उसकी सामग्री में एक कील है तो उसके लिए वो कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, जबकि एक छोटा व्यापारी है उसके लिए कीलें हैं औजार है वो एक तरीके से उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ बड़े व्यापार के लिए जो छोटी चीज़ें होती है उसके लिए कोई महत्वपूर्णता नहीं होती, जबकि छोटे व्यापार होता है उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का भी महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से यहाँ पे महत्वपूर्णता संबंधी अवधारणा या परंपरा का तात्पर्य यह होता है। नेक्स्ट बात करें अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की जो भी परंपरा है उसके बारे में बात करें तो अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि जो भी उदाहरण के तौर पे जो भी व्यापार में स्टॉक होता है, तो मान के चलो जो भी स्टॉक है तो स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा बाजार मूल्य या लागत मूल्य इनमें से जो भी कम होता है उस पर किया जाता है। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन का कार्य किया जाता है, हानियों के लिए प्रावधान बनाया जाता है, डूबत ऋणों के लिए प्रावधान बनाने का कार्य किया जाता है, लाभों के लिए प्रावधान नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता कहलाती है। नेक्स्ट बात करें कानून के पालन की परंपरा, यानी जो भारत सरकार यानी जो भारत देश में जितने भी कानून हैं, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके अलावा जितने भी एक्ट्स है, उपभोक्ता अधिनियम 2019 है, ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 है, वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 है, यानी जितने भी एक्ट या कानून है उनकी पालना व्यापार को जो देश का जो कानून होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पालना करना जरूरी होता है। और लास्ट है आपके एकरूपता संबंधी परंपरा, यानी कंसिस्टेंसी की जो कन्वेंशन है उसके बारे में बात करें तो एकरूपता का मतलब ये होता है कि व्यापार में जो सामान्यतः जो सर्वप्रथम प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जैसे मान के चलो व्यापार स्टार्ट हो रहा है तो उस समय सर्वप्रथम सीधी रेखा विधि से हाथ काटा गया है या क्रमागत विधि से काटा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रक्रिया भी सेम तरीके से रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में क्रमागत हाथ विधि से हाथ लगाया गया है मशीनरी पे, बाद में आप उस विधि को चेंज कर देते हैं, सीधी रेखा लाइन मेथड विधि से अपनाते हैं, तो उसमें जो वेरिएंस आएगा और जो भी आप जो पुराने डाटा हैं और नया डाटा है उनसे अगर उनकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो उनमें काफ़ी वेरिएंस आएगा। यानी सटीक डाटा या सटीक निर्णय उन डाटा या आंकड़ों के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। तो जो भी परंपरा शुरुआत में अपनाई जाती है उस परंपरा को कंटिन्यूटी रखना चाहिए। ठीक है, यह हो गई एकरूपता की परंपरा। लेखांकन मान्यताओं की बात करें तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है व्यवसाय की निरंतरता, यानी व्यवसाय कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा जब तक उसमें किसी प्रकार का इलीगल कानूनी कोई बाधा आ जाए या व्यापार इस तरह का हो गया है कि उसको समाप्त करना जरूरी है, तभी उसको समापन किया जा सकता है, अदरवाइज व्यवसाय निरंतर रूप से चलता रहता है। संगति या एकरूपता की बात करें तो एकरूपता संगति का भी ऊपर बात कर चुके हैं, यानी जो भी व्यापार में सर्वप्रथम जो भी विधियां अपनाई जाती है, जो भी सिद्धांत अपनाए जाते हैं वो कंटिन्यू रूप से चलने चाहिए। यानी कोई विशेष परिस्थिति अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है जब भी उनको चेंज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। उपार्जन अवधारणा की बात करें तो एक्रूअल मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का कार्य होना चाहिए। अब इनको एमसीक्यूज के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यानी 2 तक कर लिए थे, अब तीसरा करेंगे कौन सा अनुमान मानता है कि व्यवसाय भविष्य में जारी रहेगा। तो अभी बात कर चुके हैं कि निरंतरता की अवधारणा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है,
तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग व्यवसाय एक तरीके से भविष्य में निरंतर रूप से जारी रहेगा जब तक उसमें किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेल खाने की अवधारणा आधारित होती है, यानी मेल खाने की मैचिंग कंसेप्ट किस पर आधारित होता है। तो मैचिंग कंसेप्ट के बारे में भी बात की थी कि जो भी व्यापार में उसी वित्तीय वर्ष के रिगार्डिंग जितने भी खर्चे होते हैं उनका मिलान, उन खर्चों का मिलान उसी आय से, उसी वित्तीय वर्ष की आय से होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज मेल खाने की अवधारणा इस पर आधारित होती है, एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज मैचिंग कंसेप्ट पर आधारित होती है। नेक्स्ट बात करें, इन विच कन्वेंशन इज एंटिसिपेटेड प्रॉफिट इन गॉड, यानी जो लाभ होता है उसको इग्नोर किया जाता है तो किस परंपरा के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो किस परंपरा में पूर्वानुमानित लाभ को अनदेखा किया जाता है। एंड कंजर्वेशन की बात करें, अभी बात की थी रूढ़िवादिता की जो परंपरा होती है, यानी अंधवादिता या रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार जो पूर्वानुमानित लाभ होता है उसके लिए एक तरीके से पहले से प्रावधान नहीं बनाया जाता है, जबकि हानियों के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए पहले से प्रावधान बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, यानी कंजर्वेशन। नेक्स्ट बात करें, लागत सिद्धांत की मांग है कि परिसंपत्तियों को किस पर दर्ज किया जाए, यानी जो भी लागत सिद्धांत यानी कॉस्ट की अभी बात की थी कि लागत अवधारणा यानी कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी संपत्तियों का मूल्य होता है, स्थायी संपत्तियों का, उनको लागत मूल्य पर उनको पुस्तकों में लिखना चाहिए। तो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कोई संपत्ति 1 लाख में परचेज कर रहे हैं, उसको गोदाम तक लाने का 2,000 रुपये किराया लगता है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज है 3,000, तो 1,05,000 रुपये पर उसका लेखा पुस्तक मूल्य पर यानी लागत मूल्य पर पुस्तकों में किया जाएगा, यानी यही ओरिजिनल कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट बात करें, विच प्रिंसिपल एम्फेसिस कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कौन सा सिद्धांत वित्तीय जानकारी के पूर्ण प्रकटीकरण पर जोर देता है। ठीक है, अभी बात की थी तो पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा के अकॉर्डिंग व्यापार की जो संपूर्ण डाटा होता है या संपूर्ण लेन देन होते हैं, जैसे बैलेंस शीट में दायित्वों को फुटनोट के रूप में दिखाना, कंटीजेंट लायबिलिटीज को दिखाना, ठीक है। तो इस तरीके से जो फुल डिस्क्लोजर मैटर होता है, यानी फुल डिस्क्लोजर की जो प्रकटीकरण की प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से वित्तीय जानकारी के पूर्ण प्रकटीकरण पर जोर देता है। यानी मेटेरियलिटी अलग चीज़ होती है, फुल डिस्क्लोजर इसमें आ गया, कंजर्वेशन रूढ़िवादिता होती है, मैचिंग एंड मिलान की अवधारणा होती है, आय और व्यय की होती है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन अंडर विच अजम्पशन, यानी लेखांकन रिकॉर्ड किस धारणा के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है पीरियोडिकटी अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन और एंटिटी अजम्पशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी एंड सी, क्योंकि लेखांकन रिकॉर्ड एक तो गोइंग कंसर्न यानी जो भी व्यापार एक तरीके से कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा, निरंतर रूप से चलता रहेगा, प्लस एंटिटी अजम्पशन यानी प्रत्येक अस्तित्व अवधारणा के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। इस धारणा के अकॉर्डिंग लेखांकन रिकॉर्ड को बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल आस्पेक्ट स्टेट्स दैट, यानी दोहरा पहलू की अवधारणा क्या कहती है। दोहरा पहलू की अवधारणा क्या यह कहती है कि व्यापार में 2 पक्ष होते हैं, यानी लेखांकन कार्य 2 तरीके से किया जाएगा, एक डेबिट पक्ष में और एक क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, तो इसके यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 साइड, डेबिट एंड ऑल्सो क्रेडिट। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी इनमें से कौन सी लेखांकन की परंपरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी और रिलेवेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लेखांकन परंपराओं की बात करें तो आपका जो रिलेवेंस है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, जबकि कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी इसमें इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द एक्रूअल कंसेप्ट इन अकाउंटिंग स्टेट, एंड लेखांकन में उपार्जन अवधारणा क्या कहती है। उपार्जन अवधारणा क्या कहती है, तो इसका राइट आंसर आपका रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो। देखियो, इसका मतलब यह होता है, लेखांकन में उपार्जन अवधारणा का मतलब यह होता है, इसको पहले नॉर्मल तरीके से समझते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट, मान के चलो आपने व्यापार में कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई वस्तु बेच दी, ठीक है। अब वस्तु बेचते ही व्यापार का अधिकार हो जाता है कि उसके लिए वो आगम हो जाती है, एक्रूअल यानी आगम मानी जाती है, चाहे वो पैसा व्यापार को बाद में मिले या तुरंत मिले, चाहे पैसा उसको तुरंत मिले या नहीं मिले, लेकिन वस्तु का अगर बिक्री हो जाता है या किसी मशीनरी की परचेज कर लेते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन वित्तीय ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो वो एक तरीके से उपार्जन अवधारणा कहलाती है। नेक्स्ट बात करें, संगति सिद्धांत की मांग क्या है।
द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट्स, यानी संगति सिद्धांत क्या कहता है। तो इसकी बात करें, संगति सिद्धांत या एकरूपता की बात करें तो दे सेम अकाउंटिंग मेथड्स आर यूज्ड एवरी ईयर। अभी बात की थी कि एकरूपता या संगति के अंतर्गत जब व्यापार स्टार्ट किया जाता है तो सर्वप्रथम जो भी नीतियाँ, सिद्धांत या प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आगामी वर्षों में कार्य किया जाता है। जैसे बैलेंस शीट किस प्रकार से बनानी है, वित्तीय विवरण का प्रारूप क्या होगा, ऑडिट का प्रारूप क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन किस विधि से बनाया जाएगा, सीधी रेखा से बनाएंगे या क्रमागत ह्रास विधि से बनाएंगे या अन्य विधि से बनाएंगे, ठीक है। जो भी परंपराएं शुरुआत में अपनाई जाती है वो परंपरा कंटिन्यू रूप से सेम होनी चाहिए। अगर कोई अत्यावश्यक परिस्थिति हो तभी ही उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अगर बार बार उन चीज़ों को चेंज करेंगे, सिद्धांतों को चेंज करेंगे तो वास्तविक डाटा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और जो भी निवेशक है वो व्यापार में पैसा लगाने से हेजिटेशन प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, यानी ऐतिहासिक लागत सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, बी ऑप्शन है आपका इक्वाइजेशन कॉस्ट ऑफ असेट्स, सी ऑप्शन है सैल्वेज वैल्यूज ऑफ असेट्स और लास्ट आपका रिप्लेसमेंट वैल्यूज ऑफ असेट्स। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल हो जाएगा इक्वाइजेशन कॉस्ट ऑफ असेट्स, यानी जो आपकी संपत्ति की प्राप्ति का मूल्य है। यानी मान के चलो संपत्ति आप 1 लाख में खरीद रहे हैं, 2,000 किराया लग रहा है, इंस्टॉलेशन चार्ज 3,000 का है, तो 1,05,000 रुपये जितना खर्चा होगा वो एक तरीके से संपत्ति की एक्वाइजेशन कॉस्ट ऑफ असेट्स होगी, यानी जो भी संपत्ति की प्राप्ति लागत है वो ऐतिहासिक लागत कहलाती है। नेक्स्ट बात करें द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेपरेट द बिजनेस फॉर्म, यानी व्यापार इकाई की अवधारणा व्यवसाय को किससे अलग करती है, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी सिस्टम में क्या होता है, एक पृथक अस्तित्व होता है व्यापार तथा व्यापारी का। तो इस तरीके से ओनर्स पर्सनल ट्रांजेक्शन, यानी जो भी मालिक होता है उसका जो निजी ट्रांजेक्शन या लेन देन होते हैं उनको इनसे व्यापार से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें द मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन एज्यूम दैट, यानी मुद्रा इकाई की धारणा ये मानती है, मुद्रा इकाई की धारणा ये मानती है कि जो मुद्रा में जो भी ट्रांजेक्शन अगर उसमें उसका माप किया जा सकता है तो वो ही मुद्रा इकाई मानी जाती है, ठीक है। तो ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी मुद्रा, जिस भारत में रुपया है तो रुपया में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एक तरीके से मुद्रा इकाई मानी जाती है, यानी उस ट्रांजेक्शन का मूल्य मुद्रा में मापा जा सके। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मूल्यह्रास लेखांकन का समर्थन करता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका मैचिंग प्रिंसिपल, सेकंड है कॉस्ट प्रिंसिपल, थर्ड है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और लास्ट आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए पहले बात कर चुके हैं मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। मैचिंग आई व वे के मिलान की अवधारणा कहती है कि उसी वर्ष के आय का मिलान वैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 है तो 2024-25 के संबंधित जितने भी खर्चे हुए हैं उसका मिलान उसी आय से होना चाहिए, ये ही मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। तो मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का मतलब है जिस वर्ष के लिए संपत्ति का मूल्यह्रास काटा गया है उसी वर्ष से उसका रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करें विच कन्वेंशन एंश्योर रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कौन सी परंपरा वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है कंजर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वस्तुपरकता है तो वस्तुपरकता में ही विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट बात करें कौन सा सिद्धांत लागू होता है जब राजस्व केवल कमाए जाने पर मान्यता प्राप्त करता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन अर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है आपका ए ऑप्शन है मैचिंग प्रिंसिपल, बी है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, सी है कॉस्ट प्रिंसिपल और सी है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। देखिए रियलाइजेशन यानी वसूली जो सिद्धांत है उसकी पहले बात कर चुके हैं कि वसूली सिद्धांत में जब राजस्व केवल कमाए जाने पर मान्यता प्राप्त होता है, यानी रियलाइजेशन प्रिंसिपल यानी वसूली अवधारणा के अंतर्गत आपके लिए जो भी वित्तीय ट्रांजैक्शन होता है, मान के चलो आपने कोई माल बेच दिया है, ठीक है, तो आपने वो ट्रांजैक्शन गठित हुआ तभी आपकी वसूली अवधारणा के अनुसार आपको राजस्व प्राप्त होगा, ठीक है। चाहे वो राजस्व आपको करंट में प्राप्त हो चाहे बाद में प्राप्त हो, लेकिन जो घटना वित्तीय ट्रांजैक्शन आपकी किसी भी घटना पर गठित होने पर होती है वो एक तरीके से राजस्व तभी माना जाता है जब रियलाइजेशन प्रिंसिपल यानी वसूली अवधारणा हो। नेक्स्ट है भौतिकता सिद्धांत का मतलब क्या है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स मीन्स, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, बी है ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज, सी ऑप्शन है असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और आपका डी ऑप्शन है रेवेन्यू शुड मैच एक्सपेंसेस। देखिए भौतिकता का सिद्धांत क्या मतलब होता है कि भौतिकता का सिद्धांत मतलब ये होता है जिस चीज़ को आंखों से देखा जा सकता है या छू सकते हैं, ठीक है, यानी सामग्री को, तो ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, यानी निम्नलिखित में से कौन मौलिक लेखांकन धारणा नहीं है। ठीक है, मौलिक लेखांकन धारणा नहीं है तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न आ जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एकरूपता आ जाएगी, एक्रूअल उपार्जन अवधारणा आ जाएगी, और जो मेटेरियलिटी है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं रहती है। महत्वपूर्णता संबंधी अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का आधार है जब वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यानी जब वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तो सामान्यतः जो अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है वो एक्रूअल बेसिस या उपार्जन अवधारणा के अकॉर्डिंग किया जाता है। किस पे किया जाता है, साथ ही विशेष ध्यान रखना, उपार्जन अवधारणा पर अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपार्जन अवधारणा आ जाएगी, ना कि कॉस्ट मेथड आएगा, ना कि कैश बेसिस आएगा, मार्केट वैल्यू नहीं आएगा। तो लेखांकन का आधार जब वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, तो वो एक्रूअल बेसिस मेथड के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, विच कन्वेंशन अज्यूम्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एक्यूरेटली, यानी कौन सी परंपरा मानती है कि वित्तीय विवरणों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सही तरीके से दर्शाना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से दर्शाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, और लास्ट है कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, यानी कौन सी परंपरा के तहत वित्तीय विवरणों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सही तरीके से दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर फुल डिस्क्लोजर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फुल डिस्क्लोजर, यानी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। अगर जैसे बैलेंस शीट में फुट नोट के रूप में दिखाते हैं जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी है उनको। नेक्स्ट बात करें, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल स्टेट दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, यानी राजस्व मान्यता सिद्धांत कहता है कि राजस्व का मान्यता प्राप्त किया जाना चाहिए। अभी पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका द अर्निंग प्रोसेस इज सब्सटेंटली कंप्लीट, अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे आपको जो भी पैसा है करंट मिले या नहीं मिले। व्यापार इकाई की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, यानी व्यापार इकाई की बात करें, यानी बिजनेस एंटिटी की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फर्स्ट, द बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल एक्टिविटीज। अभी बात करें जो पृथक अस्तित्व अवधारणा होती है उसमें व्यापार तथा जो व्यापार का स्वामी होता है उसका अस्तित्व अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि द बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल एक्टिविटीज, यानी जो बिजनेस की एक्टिविटी है, जो मालिक होता है उसकी जो पर्सनल एक्टिविटी होती है उससे दूर या अलग होना चाहिए, यही पृथक अस्तित्व अवधारणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हेल्प्स इन एंश्योरिंग, यानी संगति सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका अकाउंटिंग मेथड्स आर कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द बिजनेस, एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो संगति सिद्धांत ये कहता है कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता कि अकाउंटिंग मेथड्स आर कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, एक रूपता में मतलब जो भी लेखांकन कार्य किया जाएगा वो वर्ष टू वर्ष सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन डील्स विद द प्रूडेंट अप्रोच द रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा लाभ और हानि को मान्यता देने में विकटपूर्ण दृष्टिकोण से संबंधित होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अनुदारवादिता है, रूढ़िवादिता की परंपरा होती है, उसका मतलब यह होता है कि हानियों के लिए पहले प्रावधान करना होता है, स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो भी कम हो विच और लेस देन उस पर किया जाता है। डूबत ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा, संदिग्ध दायित्वों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये कंजर्वेशन यानी अनुदारवादिता अवधारणा के अनुसार होती है, यानी लाभ और हानि को मान्यता देने में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से संबंधित होती है। तो क्या हो गया आपकी, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंजर्वेशन। नेक्स्ट बात करें, किस सिद्धांत के तहत देनदारियां तब मान्यता प्राप्त होती है जब वे उत्पन्न होती है, भुगतान कब किया जाता है इसकी परवाह किए बिना, यानी अंडर विच प्रिंसिपल आर लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज मेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपका एक्रूअल प्रिंसिपल, रियलाइजेशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल। यानी एक्रूअल प्रिंसिपल की बात करें जो उपार्जन अवधारणा है, सिद्धांत है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किस सिद्धांत के देनदारियां तब मान्यता प्राप्त होती है जब वो उत्पन्न होती है, यानी आपने कोई भी वित्तीय ट्रांजेक्शन कर लिया, माल बेच दिया या संपत्ति खरीद ली, XYZ जो भी ट्रांजेक्शन कर दिया। ठीक है, अब उसमें जरूरी नहीं है कि आपको माल बेच दिया तो आपको राइट्स हो जाता है कि
देनदार से आपको पैसा प्राप्त होगा भविष्य में, ठीक है, जब भी हो। अब इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि आपको पैसा उसी समय प्राप्त हो, लेकिन आपको अधिकार मिल जाता है। आपने कोई भी वित्तीय ट्रांजैक्शन कर दिया, मशीनरी बेच दी या माल बेच दिया, ठीक है, या किसी को पैसा उधार दे दिया, जो भी स्थिति हो, तो आपको अधिकार मिल जाता है यानी उपार्जन अवधारणा के तहत, उपार्जन सिद्धांत के तहत, कि ये एक तरीके से व्यापार के लिए देनदारियाँ उत्पन्न हो गई है, ठीक है। अब उसका जो पैसा है वो पैसा भविष्य में प्राप्त होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट बात करें, यानी करंट भी हो सकता है और भविष्य में हो सकता है। विच अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, यानी कौन सी लेखांकन परंपरा व्यवहारिक स्थितियों के आधार पर लेखांकन उपचार में लचीलापन की अनुमति देती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बात करें कंजर्वेटिव, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो यहाँ पे आपका मेटेरियलिटी हो जाएगा, यानी जो आपकी लास्ट वाली परंपरा है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मेल खाने का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे मेल से संबंधित होता है। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि मैचिंग कंसेप्ट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मिलान होता है, यानी उसी वित्तीय वर्ष के खर्चों का आयु से मिलान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। लास्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोइंग कंसर्न अजम्पशन अज्यूम दैट द बिजनेस विल, यानी जारी रहने की धारणा मानती है कि व्यवसाय, ऑप्शन देर का बी लिक्विडेटेड सून, यानी जल्दी समापन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोरसेबल फ्यूचर, यानी भविष्य में जो भी क्रियाएं हैं उनको बेच दिया जाएगा। या बी सोल्ड टू अनदर कंपनी, अन्य कंपनी को बेच दिया जाएगा। या क्लोज इट्स ऑपरेशन आफ्टर सम टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोरसेबल फ्यूचर, यानी भविष्य में कंटिन्यू रूप से जारी रहेगा। अगर इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है तो व्यापार कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करें, द कॉस्ट प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग इज एसोसिएट विथ ही, लेखांकन में लागत सिद्धांत किससे संबंधित होती है। जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल इसको कॉस्ट कहा जाता है, यानी जिस मूल्य पर संपत्ति को खरीदा जाता है उसके अलावा उसको गोदाम तक लाने का खर्चा, किराया भाड़ा, प्लस उसके अलावा मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने का जो चार्जेस होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देगा डिस्क्लोजिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी बात की थी। यानी पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा के अंतर्गत जो भी कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है उसको बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा का ये उदाहरण होता है, यानी डिस्क्लोजिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरण बैलेंस शीट के नीचे इसको दिखाया जाता है फुटनोट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड इज नोन एज, यानी वह लेखांकन सिद्धांत जो ये मांगता है कि राजस्व को तब मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जब वह कमाया जाए। तो पहले इसकी बात कर चुके हैं कि रियलाइजेशन यानी वसूली सिद्धांत होता है, वह लेखांकन सिद्धांत यह मांगता है कि राजस्व को तब मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जब वह कमाया जाए। यानी अब जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल में यह माना जाता है कि इसको मान्यता तभी जाती है, तभी मान्यता प्राप्त की जाती है कि वो कमाया जाए। मान के चलो आपने मशीनरी बेच दी, ठीक है, अब आपको अधिकार हो गया कि आपको पैसा देनदार से प्राप्त होगा, तो इस तरीके से आपके लिए जो ये रियलाइजेशन वसूली की अवधारणा है तभी ये अमल में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, विच प्रिंसिपल एंश्योर दैट नो एंटिसिपेटेड गेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपेक्षित लाभ को मान्यता नहीं दी जाएगी। देखिए अभी बात कर चुके हैं पहले की जो अनुदारवादिता है, रूढ़िवादिता की परंपरा होती है, उसमें क्या होता है कि स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत मूल्य या बाजार मूल्य जिनमें से दोनों में से जो भी कम हो, यानी विच एवर इज लेस देन, जिस पर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी हानियां हैं, डेप्रिसिएशन है, उनका प्रावधान या डूबती ऋणों का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रखा है, अपेक्षित लाभ को मान्यता नहीं दी जाती है, तो और हानियों के लिए, डूबती ऋणों के लिए और डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान बनाया जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट होते हैं, लाभ होते हैं, उनके लिए प्रावधान बनाने का कार्य नहीं किया जाता है। तो कौन सी परंपरा होती है, वो अनुदारवादिता, रूढ़िवादिता परंपरा के अकॉर्डिंग ये कार्य यानी लाभों के लिए प्रावधान बनाने का कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विथ, यानी मेल खाने के सिद्धांत के अनुसार खर्चों को किसके साथ मेल खाना चाहिए। अभी बात कर चुके हैं रेवेन्यू का, यानी जो भी एक्सपेंसेस का मेल रेवेन्यू को उसी वित्तीय वर्ष से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स रिकॉग्नाइज, सुरक्षावादी की अवधारणा यह मानती है कि लॉसेज व्हेन दे आर एंटिसिपेटेड, यानी इसमें क्या कह रहा है, यानी जो सुरक्षावादी या अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की परंपरा यह कहती है कि प्रॉफिट व्हेन दे आर अर्नड,
यह नहीं माना जाता है, प्रॉपर्टी के लिए प्रावधान नहीं होता है। ओनली रियलाइज प्रॉफिट, ये भी नहीं माना जाता है। लाइबिलिटीज व्हेन दे आर पेड, ये नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या माना जाता है? लॉसेज व्हेन दे आर एंटीसिपेटेड, यानी सुरक्षावादी की अवधारणा ये मानती है। नेक्स्ट है द एंटिटी अजम्पशन इम्प्लाइज दैट द बिजनेस इज, यानी इकाई धारणा ये मानती है कि ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, यानी प्रत्येक अस्तित्व अवधारणा ये मानती है कि जो व्यापार होता है और व्यापारी होता है उसका अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रीडिक्टिव अजम्पशन इज रिलेटेड टू, यानी अवधिक या जो पीरियड होता है या अवधि होती है, अवधिकता धारणा किससे संबंधित होती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका द बिजनेस कंटिन्यूज फॉर एन आइडेंटिफाइड पीरियड, द बिजनेस शुड ऑपरेट फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू रेगुलर पीरियड्स फॉर रिपोर्टिंग, और लास्ट ऑप्शन आपको द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अपडेटेड मंथली। यानी तो इसमें क्या रखा है, अधिक जो अवधि की अवधारणा होती है वो क्या होती है? जब बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू रेगुलर पीरियड्स फॉर रिपोर्टिंग, यानी जो बिजनेस की अवधारणा होती है अवधि की बात करें तो 12 महीने की होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसकी जो अवधि होती है वित्तीय वर्ष की वो मानी जाती है, यानी 12 माह में अवधि इसकी होती है। और अवधि का मतलब यह है कि इसकी जो भी अवधि चलेगी वो निरंतर रूप से चलती रहेगी जब तक व्यापार बंद नहीं रहेगा। अंडर द कॉस्ट प्रिंसिपल असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट, यानी लागत सिद्धांत के तहत परिसंपत्तियों को किस पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो पहले बात कर चुके हैं कि लागत सिद्धांत के अनुसार जो भी संपत्तियां होती है उनको जो क्रय मूल्य होता है यानी कॉस्ट वैल्यू होती है, ऐतिहासिक लागत होती है, उस पर उनको दर्ज किया जाता है। जैसे संपत्ति 1 लाख की परचेज कर रही है, 2,00,000 रुपये किराए भाड़ा पे खर्च हो जाता है, इनवार्ड करीज इनवार्ड पे एक्सपेंसेज हो जाते हैं। उसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेज है 3,000 का, तो 1 लाख तरीके से 1,05,000 रुपये टोटल हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस उसकी हो जाएगी। तो एक तरीके से परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, या निम्नलिखित में से कौन सी जारी रहने की धारणा का एक उदाहरण होता है? ठीक है, अभी पहले बात कर चुके हैं जारी रहने के मतलब कंटिन्यू रूप से व्यापार चलता रहेगा जब तक उसमें इलीगल किस प्रकार की कोई इश्यूज नहीं आते हैं। तो ए कंपनी प्लान्स टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर द फोरसिबल फ्यूचर। नेक्स्ट बात करें, which principle is used when matching the cost of an assets with the revenue it generated, यानी किस सिद्धांत का उपयोग तब किया जाता है जब एक संपत्ति की लागत को उस राजस्व के साथ मिलाया जाता है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो इसमें बात का मैचिंग कंसेप्ट क्या है? आपका मैचिंग प्रिंसिपल है, यानी आय और व्यय के मिलान की अवधारणा है। ठीक है, यानी जिस वित्तीय वर्ष में अगर खर्चा हुआ है तो उसका मिलान उसी वित्तीय वर्ष की आय से होना चाहिए, यही मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग इम्प्लाइड दैट, यानी लेखांकन में वस्तुनिष्ठता सिद्धांत का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बात करें तो ऑप्शन देर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम बायस, पर्सनल ओपिनियंस इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज। लास्ट आपका डी ऑप्शन है। तो द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज एडजस्टेड प्रीडोक्टिकली, ठीक है, आवधिक रूप से जो असेट्स होती है वो समायोजित हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे लेखांकन वस्तुनिष्ठता की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें यानी वस्तुपरकता के रूप में बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम बेज। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन के उपार्जन आधार की विशेषताएं होती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देगा आपका इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन रिसीव्ड इन कैश। बी ऑप्शन है एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। सी ऑप्शन आपका रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। और डी ऑप्शन आपका लास्ट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ए कैश बेस ओनली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड, यानी उपार्जन अवधारणा में यह माना जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वित्तीय ट्रांजैक्शन चाहे कोई भी हो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे मशीनरी बेची, कैश प्राप्त हुआ, माल खरीदा, जैसे भी कोई वित्तीय ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, चाहे वो पैसा बाद में प्राप्त हो चाहे उसको बाद में भुगतान करना हो। ठीक है, नॉट व्हेन पेड। नेक्स्ट बात करें अंडर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिजनेस आर अजम्प्ड टू, यानी जारी रहने की धारणा के तहत यह माना जाता है कि व्यवसायी ऑप्शन दे रखा है विल क्लोज सून, विल ऑपरेट इनडेफिनेटली, विल बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर, और लास्ट ऑप्शन है विल ओनली एग्जिट फॉर 1 ईयर। तो इसमें जारी रहने की अवधारणा का मतलब ये होता है, निरंतरता की अवधारणा का मतलब ये होता है कि व्यवसाय अनिश्चित रूप से चलता रहेगा जब तक उसमें किसी प्रकार के कानूनी प्रावधान अड़चन ना आ जाए या व्यवसाय का स्वामी है जो उसकी इच्छा से उसको समाप्त करना नहीं चाहिए
तब तक अगर इसका विपरीत होता है तो व्यवसाय हमेशा कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। तो विल ऑपरेट इनडेफिनेटली यानी अनिश्चित रूप से व्यापार का संचालन चलता रहेगा, जारी रहने की धारणा यही कहती है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक लागत सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपका, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर एक्वाजिशन कॉस्ट, यानी जो वसूली लागत है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा, असेट्स आर रीवैल्यूड एट मार्केट वैल्यू इस ईयर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। लास्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ असेट्स इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि असेट्स आर रीवैल्यूड एट मार्केट वैल्यू इच ईयर, यानी असेट्स का मूल्यांकन जो मार्केट वैल्यू होती है उस पर हमेशा उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, प्रत्येक वर्ष इसका मूल्यांकन करने का कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अंडर द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी, यानी संगति सिद्धांत के तहत लेखांकन विधियाँ कौन सी होनी चाहिए, यानी एक रूपता की बात करें कंसिस्टेंसी की, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा, चेंज्ड फ्रिक्वेंटली टू रिफ्लेक्ट करंट कंडीशन। सेकंड है कंसिस्टेंटली अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंसिस्टेंटली अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी जो आपने शुरुआत में स्टार्टिंग में जो भी विधियाँ या सिद्धांत अडोप्ट किए हैं वही सिद्धांत नेक्स्ट जब तक व्यापार चलता रहेगा तब तक आपको कंटिन्यू रूप से उसी सिद्धांत को, सेम सिद्धांत को अडोप्ट करके रखना है। यानी कोई विशेष परिस्थिति आती है तभी आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंश्योर दैट, यानी असर सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है, क्या करता है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसिप्ट। अब यानी उपार्जन का उदाहरण है उस टाइम वाले सिस्टम इसमें एक, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, यानी उपार्जन जो रेवेन्यू है आपकी राजस्व है वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हो गया, व्हेन इट इज, उसको कमा लिया गया है, चाहे वो केस में आपको प्राप्त होता है चाहे नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन अफेक्ट्स दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पीरियड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान वित्तीय अवधियों को वर्गीकरण को प्रभावित करता है, यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आवधिक अजम्पशन, नेक्स्ट है मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन और एंटिटी अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अवधियों के रिगार्डिंग है, समय से संबंधित है, तो आपकी ये प्रीडिक्टिव अजम्पशन यानी आवधिक की जो मान्यताएं हैं उसका संबंध इससे होता है। तो नेक्स्ट बात करें, द मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल्व्स द ओमिशन ऑफ इमटेरियल आइटम्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज, यानी भौतिकता सिद्धांत वित्तीय विवरणों से अप्रासंगिक आइटम को छोड़ने की अनुमति देता है, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो भौतिकता के सिद्धांत होते हैं वित्तीय विवरणों से अप्रासंगिक आइटम को छोड़ने की अनुमति इसलिए देता है क्योंकि उनका फाइनेंशियल जो वित्तीय विवरण होता है उससे कोई संबंध नहीं होता है। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट बात करें, विच accounting assumption assume that the business financial statement will cover a specific time period, यानी कौन सी लेखांकन अवधारणा मानती है कि व्यवसाय के वित्तीय विवरण एक विशिष्ट समय अवधि को कवर करेंगे। अभी ऊपर बात कर चुके हैं कि इसका मतलब यह है कि आवधिक अवधारणा जो सामान्यतः 12 महीने की होती है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है, तो प्रीडिक्टिव अजम्पशन इसको माना जाता है। तो ठीक है, आपके इसमें एमसीक्यूज है, आपका ये लेखांकन जो कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, अजम्पशन है, तो जो प्रिंसिपल है उसके बारे में 50 एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं, और इसमें आपके 100 एमसीक्यूज हैं, उसको दूसरे पार्ट के रूप में सोल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं विद कंसेप्ट और विद एग्जाम्पल, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके 50 क्वेश्चन शेष रह गए हैं, 50 एमसीक्यू शेष रह गए हैं, उनको पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।